चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं पीएम नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर रविवार शाम इंडिया गेट पर उनकी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया है। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी उनके साथ मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा कि ये दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद देश की संस्कृति और संस्कारों के साथ ही अनेक महान व्यक्तित्वों के योगदान को मिटाने का काम किया गया। आज आजादी के दशकों बाद देश उन गलतियों को डंके की चोट पर सुधार रहा है। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार को नेताजी से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने का अवसर मिला। नेताजी कुछ ठान लेते थे तो उन्हें कोई ताकत रोक नहीं पाती थी। हमें उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना होगा। आजादी के अमृत महोत्सव का संकल्प है कि भारत अपनी पहचान और प्रेरणाओं को पुनर्जीवित करेगा। भारत ने दुनिया को भी एक बहुत बड़ी संस्था का विचार दिया है, उपहार दिया है। ये संस्था है CDRI, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत की इस पहल में ब्रिटेन हमारा प्रमुख साथी बना है और आज दुनिया के 35 देश इससे जुड़ चुके हैं। साथियों, परिस्थितियां कैसी भी हो, अगर हम में हौसला है तो हम आपदा को भी अवसर में बदल सकते हैं। यही संदेश नेताजी ने हमें आजादी की लड़ाई के दौरान दिया था। हमारे सामने आजादी के 100वें साल से पहले 2047 के पहले नए भारत के निर्माण का लक्ष्य है और नेताजी को देश पर जो विश्वास था, जो भाव नेताजी के दिल में उभरते थे और उनके इन भावों के कारण मैं कह सकता हूं कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो भारत को इस लक्ष्य तक पहुंचने से रोक सके। हमारी सफलताएं हमारी संकल्प शक्ति का सबूत है, लेकिन ये यात्रा अभी लंबी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर परिवर्तन चौक पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करी। सीएम योगी ने कहा, नेताजी के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में उनका कद बहुत बड़ा और योगदान सर्वोपरि है। ब्रिटिश शासन के खिलाफ आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करते हुए उन्होंने लोगों को देश की आजादी के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने भी इस अवसर पर प्रदेशवासियों को अनंत शुभेच्छा की कामना की है। जिनके मन में भारत की स्वाधीनता का एक जज्बा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को स्मरण करने का एक अवसर हम सबको प्रदान कर रहा है। आज के इस अवसर पर जब मेरे सहयोगी विधि और न्याय मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी यहां पर हैं, हमारे लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीरज वोरा जी यहां पर हैं, विधान परिषद के हमारे सदस्य इंजीनियर अवनीश सिंह जी यहां पर हैं, यहां के अन्य गणमान्य नागरिकगण हैं, स्वाधीनता संग्राम सेनानी परिवारों से जुड़े हुए तमाम प्रबुद्ध जन यहां पर मौजूद हैं। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को एक बार फिर से बधाई देता हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के प्रति कोटि कोटि नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने लखनऊ में बीजेपी के कार्यक्रम में शिरकत करी, जहां पर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाली रायबरेली से बीजेपी उम्मीदवार अदिति सिंह भी मौजूद रही। अदिति सिंह ने कहा कि मैं अपर्णा यादव और प्रियंका मौर्य का बीजेपी परिवार में स्वागत करती हूं। अब मैं रायबरेली सदर से चुनाव लड़ने जा रही हूं। बीजेपी की जो योजनाएं रही उससे ज्यादा महिला सेंट्रिक योजनाएं किसी भी पार्टी ने नहीं दी। वहीं अपर्णा यादव ने भारत माता की जय, वंदे मातरम के घोष के साथ संबोधन का आगाज किया। उन्होंने कहा, मैं ये कहना चाहती हूं कि पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे पार्टी में शामिल होने का मौका दिया। मैंने राष्ट्रवाद के चलते ये पार्टी ज्वाइन की है। हो रही है इस परिवार का हिस्सा होकर के, और
जिस तरीके से आप लोगों का प्यार और सम्मान मिला, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, आप लोगों के सहयोग से योगी जी, माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मेहनत से कार्य करेंगे और समाज हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए एक होकर के एक नए तरीके से, एक नई तरीके की ऊर्जा से हम सब साथ कार्य करेंगे। महिलाओं की करें तो अमूमन मैं क्षेत्र में भी यही कहती हूँ, आज भी यही कहूंगी कि बीजेपी की जो भी योजनाएं रही हैं, जो पॉलिसीज रही हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो इज्जत घर जो बने हैं, चाहे वो जो कॉलोनीज आ रही हैं महिलाओं के नाम पे आ रही हैं, चाहे वो डबल राशन की योजना हो जो अब आज की तारीख में हमारे सभी ग्रामीणों को 80% लोगों को निःशुल्क राशन मिल रहा है महीने में 2 बार, चाहे वो जो भी योजना हो। मैंने देखा है कि इससे ज्यादा महिला सेंट्रिक योजनाएं कभी भी किसी सरकार ने नहीं दी है। सारी योजनाएं जो है 80% योजनाएं जो है मैं मानती हूँ वो महिलाओं के हित। मैं आपसे उस दिन भी जिस दिन मैंने ज्वाइन करी थी पार्टी, मैं आज भी वही बात कहना चाहती हूँ कि मैंने इस पार्टी को राष्ट्रवाद की वजह से चुना है और मैं बताना चाहती हूँ कि आज संयोग से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ा दिन है। मैं कहना चाहती हूँ इस बात को कि विचार आगे चलता है और उसके पीछे मनुष्य चलता है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मनुष्य तो नश्वर है मगर विचार कभी मरता नहीं। शंकराचार्य जी ने ये बात बोली कि जब बहुत द्वंद्व, बहुत भीषणता, ऐसा एक समय आ जाए जब आपका मन स्थिर ना हो, आपका समाज स्थिर ना हो, तो क्या दिशा दे सकता है? किम औषधि? उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया विचार औषधि। और मैं ये गर्व के साथ बोलना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने इस देश को बचाया है। राजधानी लखनऊ में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। इस दौरान चंद्रशेखर रावण ने गठबंधन को लेकर कहा कि अब बड़े लोगों के साथ गठबंधन नहीं करना है, अब नदियां खुद बड़ा बनना चाहती हैं और 35 पार्टियों के साथ गठबंधन के साथ सामाजिक परिवर्तन मोर्चे का ऐलान किया है। वहीं जनता टीवी से खास बातचीत में क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद। बहुत बहुत सर, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, तीसरे मोर्चे का ऐलान किया है, कितनी पार्टियां आपके साथ हैं और क्या मजबूती देखते हैं? 35 पार्टियों के हमारे साथियों ने मिलकर ये मोर्चा बनाया है। इसका नाम है सामाजिक परिवर्तन मोर्चा। इस मोर्चे के जरिए उत्तर प्रदेश में हम विकल्प बनाने का काम करेंगे, जिसके जरिए उत्तर प्रदेश में ये जो वर्तमान की सरकार है, जिसने उत्तर प्रदेश में किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं, तमाम वर्गों के लोग वंचित हैं बुनियादी अधिकारों से। अगर वो हिस्सेदारी या लड़ाई संघर्ष की बात करते हैं तो उन पर झूठे मुकदमे लगा के जेल भेज दिया जाता है। महंगाई की मार तमाम तरीके से है। नौजवान रोजगार के लिए सड़कों पे घूम रहे हैं और जो भर्ती होती है उसका पेपर लीक हो जाता है, उसमें घोटाले हो जाते हैं। इस सरकार को जनता हटाने का मन बना चुकी है, लेकिन उसके सामने एक समस्या ये है कि उनके सामने कोई मजबूत विकल्प नहीं बन रहा है जिसको वो वोट देके महसूस कर सके कि ये लोग हमारे हितों की रक्षा करें। क्योंकि जो लोग आज विकल्प की बात कर रहे हैं उन सब लोगों की सरकारें वो देख चुके हैं। जो आज आप घोषणाएं कर रहे हैं बड़ी बड़ी, मैं विपक्ष के लोग कह रहा हूं, तो आप पे 12-17 सरकार थी, आपने तब क्यों नहीं कर दी जब आप पे पूर्ण एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार थी? तो ये तो काम हमें ही करना है, इसलिए जनता के बीच में हम जाएंगे और अपने मुद्दों को लेकर उनसे बात करेंगे। अखिलेश जी के साथ आपके गठबंधन हो रहा था, लेकिन फिर कोई फोन कॉल आ गया जिसके बाद आपने ये कैंसिल कर दिया। तो अब आप ये 35 पार्टियों के साथ गठबंधन कर रहे हैं, तो ये बात कही जा रही है कि सिर्फ आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं? तो हमारी राजनीति तो यही है कि बहुजन समाज के लोग इस देश के शासक बन जाएं, और ये तभी चमकेगी सर। अब ये चमकी कहाँ है? अभी तो इनके चेहरों पे धूल पड़ी हुई है। हमारा प्रयास ये है कि ये बहुजन समाज के लोग इस देश की शासन सत्ता पर स्थापित हो जाएं, तो हमारी राजनीति चमक जाएगी। गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे आप, उसकी क्या तैयारी है? कब तक क्या कैसे कर रहे हैं? तैयारी, हमारे नेता यहाँ हैं, भारतीय जन सम्मान पार्टी के हमारे अध्यक्ष, ये इनको हमने मोर्चा दे दिया कि ये जाएं और चुनाव को मजबूती से तैयार कराएं। और इन्होंने अभी हमें रिपोर्ट दी है कि बूथ पे काम शुरू हो गया। अगले 3 दिन में हम मजबूती से अपनी दावेदारी वहाँ पेश करें। अंतिम सवाल आपसे, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? ये हमारे अध्यक्ष बताएंगे।
और ये हमारे साथ हैं। आप बताओ देखिए हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? 403 सीटों पे चुनाव जो है ये मोर्चा लड़ेगा, बहुत मजबूती के साथ लड़ेगा भी और जीतेगा भी। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी। तो ये मेरे साथ में आजाद भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण थे, जिनका साफ तौर से कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जन मोर्चा तीसरे मोर्चे का आज आह्वान कर दिया गया और पूरी तरीके से तैयार है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमन के साथ आशा रसराज, जनता टीवी। कहते हैं सियासत एक दाव है और इस दाव को जीतने के लिए तेवर बहुत जरूरी हैं। तो चंद्रशेखर आजाद रावण के तेवर सब कुछ बयां कर रहे हैं कि अभी नहीं तो बाद में ही सही, लेकिन मौजूदगी तो दर्ज होगी ही। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विधानसभा चुनाव में दल बदल का दौर बदस्तूर जारी है। आगरा में फतेहाबाद विधानसभा सीट से वर्तमान भाजपा विधायक जितेंद्र वर्मा ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। जितेंद्र वर्मा सपाई हो गए हैं। विधायक जितेंद्र वर्मा का टिकट कटने के बाद रविवार को वो साइकिल पर सवार हुए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को इस्तीफा सौंपा। इसके बाद लखनऊ में उन्होंने सपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। सपा ने जितेंद्र वर्मा को आगरा का जिला अध्यक्ष बना दिया। आपको ये बता दें कि जितेंद्र वर्मा निषाद समाज से आते हैं। पूर्व में सपा में शामिल रहे वर्मा 2017 में भाजपा के टिकट पर फतेहाबाद सीट से चुनाव जीते भी थे। इस बार उनका टिकट कट गया था और भाजपा ने इस बार फतेहाबाद से छोटेलाल वर्मा को टिकट थमा दिया है। तो ये सियासत है। यहां टिकट कटना और टिकट बंटना दोनों ही बड़े ही भाग्य की बात होती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सियासी पार्टियों में जुबानी जंग तेज हो चुकी है। नेता जहरीले सियासी बोल रहे हैं। इस बीच मुजफ्फरनगर के मीरापुर से भाजपा प्रत्याशी प्रशांत गुर्जर ने सपा को मुसलमानों और भाजपा को हिंदुओं की पार्टी करार दे दिया और कहा है कि अगर सपाई मुस्लिम होने का या मुस्लिम समर्थक होने का दंभ रखते हैं तो आप भी हमें वोट दीजिए कि हम हिंदू पार्टी हैं। गुर्जर का खून गुर्जर नहीं रहूंगा, चाहे मैं कहीं चला जाऊं। लोग कह रहे हैं कि बाहर ही है और उसकी अवतार की तरह भग जाएगा, नहीं आएगा। अरे भैया मैं कहीं ना जा। तो साहब की आवाज आपने सुनी। हालांकि वो दिखाई नहीं दिए, नजरों से कुछ दूर रहे, लेकिन आवाज में साफ तौर पर खनक बताती है कि सपाइयों को वोट इसलिए मत दीजिए क्योंकि वो मुस्लिम समर्थक हैं और हमें वोट इसलिए दीजिए क्योंकि हम हिंदूवादी हैं। जब वो सपाई हैं तो हम भी भारतीय जनता पार्टी हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इसके बाद लखनऊ बीजेपी कार्यालय से बीजेपी का डोर टू डोर कैंपेन शुरू हुआ, जिसमें बीजेपी की महिला शक्ति ने अभियान का आगाज किया। इस दौरान बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर, अपर्णा यादव, प्रियंका मौर्य, अदिति सिंह, ये चारों लोग मौजूद थे। उत्तर प्रदेश में भाजपा का कैंपेन लगातार जारी है। कल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में 5-5 लोग हजरतगंज चौराहे पर भाजपा का प्रचार किया था और आज महिला शक्ति, जिसको कह सकते हैं हाल में ही अपर्णा यादव मुलायम सिंह की बहू हैं, वो और अदिति सिंह रायबरेली की विधायिका हैं और प्रियंका मौर्य जो कांग्रेस की पोस्टर गर्ल हैं, सभी लोग यहाँ पर हजरतगंज चौराहे से लगा के ये शर्मा टी स्टॉल है, चूंकि काफी फेमस है और जो जिस तरीके से लगातार भाजपा कैंपेनिंग कर रही है अलग अलग तरीके से, निश्चित तौर पे जिस तरीके से आयोग ने रैलियों पर रोक लगाई है, जो भीड़ भाड़ इलाके हैं वहां पर लगातार जिस तरीके से आयोग ने शिकंजा कसा है, तो भाजपा अलग अलग तरीके से प्रचार कर रही है, जनता के बीच अपनी बात पहुंचा रही है और पोस्टर से लगातार माध्यम से महिला शक्ति को आज मैदान में उतारा है। अब देखना यह होगा कि भाजपा को किस तरीके से जनता इस पसंद करती है या भाजपा के जो नारे हैं उनको कहां तक देखती है। फिलहाल ये आने वाला 2022 का चुनाव परिणाम ही तय करेगा। कर प्रसन्न आशीष कश्यप के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सर हैं, जो कि लगातार उत्तर प्रदेश में कैंपेनिंग कर रहे हैं। सर, आज भाजपा की महिला कैंपेनिंग शुरू हो चुकी है, किस तरीके से, क्या एजेंडे हैं सर? महिलाएं उत्तर प्रदेश में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, क्योंकि जो 5 साल पहले सपा की सरकार में गुंडे, दबंगई, अपराधी, माफिया, इनका बोलबाला था, बहू बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती थी। आज आपने देखा होगा बहू और बेटी दोनों ही सड़कों पर उतरकर योगी आदित्यनाथ जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने निकली हैं, प्रचार प्रसार के लिए निकली हैं। उत्तर प्रदेश की बहू बेटियां उत्तर प्रदेश में अपने आप को भाजपा सरकार में सुरक्षित महसूस करती हैं और मैं इसलिए भी कहूंगा
कि अखिलेश जी जो कहते थे कि 300 यूनिट बिजली के मुफ्त में देंगे, अरे भाई आप अपने 5 साल की सरकार में आपकी बिजली तो आती नहीं थी, आप 1 महीने में 300 घंटे बिजली नहीं दे पाते थे, 300 यूनिट बिजली कहां से दोगे? आपके समय तो बिजली की तारों पर कपड़े सुखाए जाते थे। और अखिलेश जी आप अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के नाम तो घोषित नहीं कर पाए। पहली लिस्ट आई तो एक जेल वाला एक बेल वाला, और जब मैंने सवाल किया तो उसका आज तक उत्तर अखिलेश यादव नहीं दे पाए, क्योंकि थानों में पुलिस वालों से पूछ लीजिए, अखिलेश यादव के उम्मीदवारों के नाम थानों में दर्ज होंगे, एक नहीं दूसरे मामले में दर्ज होंगे। ये उम्मीदवार नहीं, ये जनता की उम्मीदों पर वार करने वाले हैं। सर, पहली लिस्ट भाजपा जब समाजवादी पार्टी निकाली थी, कई सवाल आपने खड़े किए थे, क्या यही वजह है कि दूसरी लिस्ट निकाल नहीं पा रहे हैं? ये मेरा साफ आरोप है। अखिलेश यादव जी की बोलती बंद है, उसका जवाब नहीं दे पाए जेल और बेल पर। और वो जो आप कहते हो आईटी वाले, अरे इनके समय तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूनिट आने क्या उल्टा बंद करके चले जाते थे, क्योंकि अखिलेश यादव के लिए आईटी का मतलब इनकम फ्रॉम टेरर। अपराध जगत को संरक्षण देकर अतीक अहमद मुख्तार अंसारी से लेकर नाहिद हसन से लेकर यूनुस खान तक ऐसे लोग तो इनके शरण में रहते थे, जो टेरर के लिए जाने जाते थे, उससे आमदन इनकम होती थी। वो इनके ब्रांड एम्बेसडर थे। आईटी में नौकरी क्या देंगे भैया? इनकी आईटी की नौकरी तो इनकम फ्रॉम टेरर वालों को मिलती थी, जो इनके ब्रांड एम्बेसडर इस तरह के लोग। एक आखिरी सवाल है सर, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी योजनाएं जो हैं, चाहे पेंशन की ऑनलाइन सुविधा बात की जाए, अखिलेश यादव कहते हैं नेताजी ने शुरू की थी। तमाम ऐसी भाजपा की योजनाएं हैं जो कहते हैं हमने शुरू की थी। अखिलेश जी को पूछिए नेताजी कहाँ है। सर, तो ये केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर थे, लगातार उत्तर प्रदेश की कैंपेनिंग में हैं और लगातार भाजपा अलग अलग तरीके से, कल जिस तरीके से हजरतगंज में 5-5 लोगों ने भाजपा का प्रचार प्रसार किया था, आज महिला विंग जो कि हाल में ही अपर्णा यादव मुलायम सिंह की बहू हैं, अदिति सिंह रायबरेली की विधायिका हैं और पोस्टल गर्ल रही प्रियंका मौर्य चूंकि कांग्रेस से आई हैं, सभी लोग लगातार भाजपा की कैंपेनिंग में लगे हैं। कैमरा पर्सन आशीष कश्यप के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो अनुराग ठाकुर ने ये तो कहा कि सपा की सरकार में आमदनी टेरर से हो रही है, फंडिंग टेरर को हो रही है, लेकिन अपनी सरकार में आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया का जिक्र करना भूल गए, यानी कि महंगाई की बात करना भूल गए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी ने रामपुर विधानसभा 37 सीट से मोहम्मद आजम खान और रामपुर की विधानसभा 34 स्वार सीट से अब्दुल्ला आजम खान को प्रत्याशी नियुक्त किया है। आजम खान अभी भी सीतापुर जेल में बंद हैं, जबकि अब्दुल्ला आजम बाहर हैं। 23 महीने के बाद सीतापुर जेल से रिहा हुए हैं और अब प्रचार में जुटे हुए हैं। प्रशासन का हाल ये है, मैं आज की ही वाकया बताऊं कि मैं सिर्फ ताजियतों के लिए गया था और 3 से 4 पुलिस वाले आगे, एक गाड़ी पीछे और ऐलान करती हुई कि तुम यहां से जाओ, तुम यहां से हटो। अगर ऐसे चुनाव प्रचार, मतलब आज सिर्फ ताजियत की बात, जिन लोगों के घर कोई गम हो गया है या कोविड में जिनके बहुत से अपने जिन्होंने खो दिए, अगर ऐसे लोगों के गम बांटने के लिए मैं गया था और उसमें प्रशासन का ये रोल था। अगर चुनाव आयोग ने जिस डोर टू डोर कैंपेन की इजाजत दी हुई है, अगर कल मैं उसके लिए जाऊंगा तो मुझे तो लगता है प्रचार करने भी नहीं दिया जाएगा, और ऐसे कैसे निष्पक्ष चुनाव होगा। तो ऐसे कैसे निष्पक्ष चुनाव होगा, ये सवाल है अब्दुल्ला आजम का। उत्तराखंड विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने अपने प्रचार अभियान का आगाज कर दिया। प्रत्याशियों की पहली लिस्ट घोषित होने के बाद अब बीजेपी का पूरा फोकस प्रचार पर है कि जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं उन्हें वोट भी तो चाहिए। वोट मिलेगा कैसे, जब जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंचेगा। तो योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए 70 विधानसभाओं के मद्देनजर आज 70 एलईडी गाड़ियों का फ्लैग ऑफ हुआ है और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एलईडी प्रचार वाहनों को रवाना करते नजर आए। सभी प्रचार वाहन उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभाओं में जाएंगे, सरकार की उपलब्धियां गिनाने का काम करेंगे। कांग्रेस ने हल्द्वानी विधानसभा सीट से दिवंगत नेता इंदिरा हृदयेश के बेटे सुमित हृदयेश को मौका दिया है। टिकट मिलने के बाद सुमित हृदयेश का साफ तौर पर कहना कि अपनी मां के कामों को वो आगे बढ़ाने का काम करेंगे, उनके सपनों को पूरा करने का काम करेंगे। इस दौरान हमारे संवाददाता ने विशेष बातचीत की है, सुनिए।
कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है, जिसमें हल्द्वानी से सुमित हृदय को टिकट मिला। सुमित हृदय दिवंगत नेता इंदिरा हृदय के पुत्र हैं। हमारे साथ सीधे बात करने के लिए सुमित हृदय जी मौजूद है। हल्द्वानी से पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया है, बताइए आपके मुद्दे, क्योंकि इंदिरा जी देवी के रूप में जाना जाता था। अब आपकी क्या प्राथमिकता है, किस तरह की जनता के लिए जा रहे हैं? वही सशक्त नेतृत्व, वही विकास का परिचय, वही आसान उपलब्धता और वही जिस प्रकार से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने विशाल हृदय रखकर लोगों के काम भी आई, लोगों की जब मुसीबतें की तो चट्टान की तरह खड़ी भी रही। व्यक्तिगत तौर से, सामूहिक तौर से जो उनके द्वारा कार्य कर गए लोगों के लिए वह भूतपूर्व है। लेकिन एक ही दिन में कोई देश नहीं बन सकता है। संयुक्त तौर से जितने कार्यकर्ता हैं, जितने भाई हैं, जितने बड़े हैं, जो भी केंद्रीय और प्रांतीय नेतृत्व, सबका समर्थन सहयोग चाहिए होगा, तब आगे जाके वो सब कार्य होंगे। लेकिन ये चुनौती भी है और इस चुनौती को मैं स्वीकार करता हूँ और ये कार्य तो मैं करके ही दिखाऊंगा, क्योंकि ये मेरे लिए ही नहीं, उनकी आत्मा की शांति के लिए भी बहुत आवश्यक है। अंतिम इच्छा है सब कार्य पीछे हो पीछे अंतिम इच्छा बिल्कुल पहले दिन से इस चीज पे कार्य करा जाएगा। पहले दिन से ISBT और जूम की व्यवस्था के लिए कैसे होगा, इस चीज पर फोकस रहेगा। ये पूरे क्षेत्र के लिए रोजगार के संबंध में बहुत बड़ी योजना है। इसको पर्यटन का हब भी बनाना है। ISBT बनने से शहर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसमें सुधार भी आएगा और सारी चीजें और कई हजार लोग का रोजगार इससे प्रत्यक्ष तौर से जुड़ जाएगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण योजना है। यहाँ पे नए रोजगार अर्जित करने के लिए कुछ अवसर है। युवाओं की पहली पसंद है। आज कहीं ना कहीं अलग युवाओं में मिलेगा, सब लोगों को साथ लेकर चलेंगे चुनाव। देखिए, विराट परिवार है, युवा साथियों का हमेशा प्यार स्नेह मिलता है, लेकिन बुजुर्गों का भी उतना ही आशीर्वाद है। उनकी माताओं बहनों का, मेरी माँ को कभी उन्होंने महसूस समय तक ये तो मेरा विशाल परिवार है, इसके लोग सदस्य नमन करें। तो ये थे कांग्रेस प्रत्याशी सुमित हृदय, जिन्होंने बताया कि युवाओं का प्यार उनके साथ है और इंदिरा जी के कामों को आगे बढ़ाना उनकी प्राथमिकता में रहेगा। हल्द्वानी से योगेश शर्मा, जनता टीवी। पूरे उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में भी तापमान माइनस में लुढ़क गया है। इस ठंड में सुरक्षाकर्मी मां गंगा के धाम गंगोत्री में तैनात हैं। हम यहाँ शीतकालीन में रहते हैं। हम 4 कर्मचारी रहते हैं और 2 घर जाते, 2 यहाँ रहते हैं। और यहाँ बर्फ गिरी है, देखो इतनी बर्फ गिरी है। और यहाँ अपने आप में रहना बहुत बड़ी साधना है और हमारा सौभाग्य है। तो गंगोत्री का हाल आपने देखा कि किस तरीके से सुरक्षाकर्मी मोर्चे पर डटे हुए हैं। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है कि अभी 24 घंटे और बारिश भी हो सकती है और बर्फबारी भी जारी रहेगी और इससे जनजीवन भी प्रभावित होगा। मथुरा में इस समय विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी मतदाताओं के घर घर जाकर अपनी उपलब्धियों को गिना रहे हैं और जनता से वोटों की अपील भी कर रहे हैं। लेकिन मथुरा वृंदावन विधानसभा के हाईवे इलाके में स्थित अजय नगर आस्थापुरी कॉलोनी के लोगों की अगर बात की जाए तो यहाँ के लोग आज भी नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं, जहां सड़कों पर नालियों का गंदा पानी हिलोरे मारता नजर आता है। लेकिन यहाँ के 2 मंत्री होने के बावजूद यहाँ की ये गंदगी भरी तस्वीरें खुद ब खुद अपने हाल को बयां कर रही हैं कि यहाँ कितना विकास हुआ है। मैं इस समय मौजूद हूँ, ये मथुरा वृंदावन की विधानसभा क्षेत्र में आता है। इसको आस्थापुरी कहते हैं। ये कॉलोनी जो है, यहाँ पे लगभग 500 से ज्यादा की वोटिंग है और हर साल ये लोग यहाँ वोटिंग करते हैं विकास के मुद्दे को लेकर। लेकिन इनका विकास कितना हुआ ये हम यहाँ साफ देख सकते हैं। और यहाँ की जो स्थिति है वो इस तालाब नुमा सड़कों से आप देख सकते हैं। ये वैसे तो आपको लग रहा हो शायद ये पोखर है, लेकिन पोखर नहीं, ये लोगों के रोजाना जाने आने का रास्ता है, जहाँ से छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं जाती हैं। लेकिन किस कदर में जाती होंगी, कैसी स्थिति में यहाँ से जाते होंगे ये बच्चे निकल रहे हैं। आप साफ देख सकते हैं कि इन बच्चों को कितनी परेशानी यहाँ से निकलने में होती होगी। और होती है कि जिस तरह से हर बार यहाँ नेता आते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं और उन दावों के साथ साथ इनकी वोट को हासिल करने का एक तरीका निकालते हैं कि और इनको नेताओं से कुछ विकास होगा, यहाँ की इनकी जो हालत है वो सुधरेगी। जिस तरह से इसको आस्थापुरी, जिस तरह से इसको इस कॉलोनी को आस्थापुरी कहा जाता है, लेकिन यहाँ की हालत बहुत बुरी लगती है, जो कि आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। आइए कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पे हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पिंकी। क्या कहेंगी ये जो इसकी जो दशा है
इसको लेकर क्या किस तरह से ये जैसे नेता यहाँ आते होंगे उसके बाद इस तरह की क्या कहेंगे इसको ये कहेंगे देखो यार सड़क का क्या हालत है, इसको बनवा। सड़क है हमारे बच्चा गिरते हैं, हम गिरते हैं, हालत खराब है, बीमारी होती है, मच्छर खाते हैं इसमें। कितने लोग यहाँ पे रहते होंगे, कितने परिवार हैं यहाँ पे? हाँ, क्या स्थिति है? गले परिवार है, देखो जानते मानते पूरी गली है। और भी शख्स हमारे साथ हैं। अभी आप साइकिल से लेकर निकले थे, कैसे क्या कहेंगे? हाँ जी भाई साहब, बहुत परेशानी से निकले थे और जो है कि इतना पानी भर जाता है कि आदमियों को निकलने तक की परेशानी है। कौन सी जगह है ये? और ये आस्थापुरी कॉलोनी है और दिनेश पार्षद जो है ना, यहाँ पे कई बार हुआ है यहाँ पर मुआयना करके, पर फिर भी कोई गौर। जिस तरह से इनकी जो नारकित जीवन यहाँ ये जी रहे हैं, जिस गंदगी के आलम में यहाँ रह रहे हैं और रहने को मजबूर है, उसको लेकर के इनमें खासा आक्रोश है। और यही कहना है साफ कि इस बार जब वोटिंग का नंबर आएगा तो वैसे तो इनका वोट करने का मन नहीं है, लेकिन करेंगे भी तो ऐसे प्रत्याशी को करेंगे जो इनकी इन समस्याओं का समाधान करा सके। सुरेश सैनी, जनता टीवी, मथुरा।